Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Miracles College, Udaipur. This video is for BSc first year physics students. This is paper 3rd, Electricity and Magnetism. The topic is electric field in method from unit 2nd and it is lecture number 12. Now, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, यानी एक समांतर पट्ट संधारित्र जो पूर्ण रूप से एक पराविद्युत से भरा हुआ है, यानी उनकी दोनों प्लेटों के बीच जो पराविद्युत है वो पूर्णतः उसे भरता है, तो उसकी धारिता क्या होगी। इससे पहले हम पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक के लिए कैपेसिटी निकाल चुके हैं, धारिता निकाल चुके हैं। अब हम कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक के लिए धारिता निकालेंगे। द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय, यानी अगर कोई पराविद्युत संधारित्र की प्लेटों के बीच उपस्थित नहीं है तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, जहां ए क्या है, दोनों प्लेटों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और क्यू दोनों प्लेटों पर चार्ज है, एक पर प्लस क्यू है और एक पर माइनस क्यू है और दोनों के बीच एयर है, वायु है। इफ द कैपेसिटर इज फिल्ड कंप्लीटली विथ ए डाइलेक्ट्रिक, यानी संधारित्र पूर्णतः पराविद्युत से भरा हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय, तो दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा वो होगा E इज इक्वल टू ई नोट अपॉन के। ई नोट का मान रख दो तो Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी जो पराविद्युत पदार्थ दोनों प्लेटों के मध्य है उसका पराविद्युतांक। एज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज सेम एज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, यानी दोनों प्लेटों के बीच जो अंतर है D वो पराविद्युत परत की मोटाई के बराबर है। हेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर हो जाएगा V इज इक्वल टू ईडी। अगर डाइलेक्ट्रिक उपस्थित नहीं होता, वैक्यूम होता या एयर होती, तो ये होता V इज इक्वल टू ई नॉट डी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के कारण सारा फील्ड E होगा दोनों प्लेटों के बीच, तो V इज इक्वल टू ई डी। ई का मान रख दो तो V इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। तो C होता है Q अपॉन V, तो इससे Q अपॉन V मान निकाला तो ये हो गया K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगा उस संधारित्र का, उस कैपेसिटर का। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक उपस्थित नहीं है तो K इक्वल टू 1, तो उस स्थिति में C इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। नाउ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, यानी एक पराविद्युत है उसकी आपेक्षिक या सापेक्ष विद्युतशीलता, जिसे पराविद्युतांक भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और विद्युत प्रवृत्ति इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के मध्य क्या संबंध होगा वो हम निकालेंगे। इन लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स, रेखीय पराविद्युतों में, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, यानी जो ध्रुवण है उसका परिमाण क्या होगा, उस पराविद्युत के अंदर किसी बिंदु पर ध्रुवण का परिमाण कितना होगा, वो होगा वहां उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी P इज प्रोपोर्शनल टू E। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट काई E, वेर काई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जहां काई जो है उस पराविद्युत की विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है। द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर P इज ऑल्सो रिलेटेड टू E बाई, यानी जो विद्युत ध्रुवण सदिश है P वो विद्युत क्षेत्र E से इस संबंध द्वारा लिखा जाता है, P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K माइनस 1 E। अब 1 और 2 दोनों को कंपेयर करें तो काई इज इक्वल टू हो जाएगा K माइनस 1 और K इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस काई। तो वो जो पराविद्युत है, वो जो डाइलेक्ट्रिक है, उसकी जो डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होगी
जो परावैद्युत प्रवृत्ति या इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, उसका मान पॉजिटिव होगा। इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का मान 1 से ज़्यादा होता है। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पोलराइज्ड स्फीयर। एक ध्रुवित गोला है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जिसको ध्रुवित किया गया है, पोलराइज किया गया है, तो उसके कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हम निकालना चाहते हैं। कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक ठोस गोला लेते हैं जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या r है, विच इज पोलराइज्ड यूनिफॉर्मली, जो एक समान रूप से ध्रुवित है। यानी हम इसे एक विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो इस गोले का जो आधा भाग है, इसका जो हेमी स्फीयर है, एक हेमी स्फीयर पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे हेमी स्फीयर पर सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये पोलराइज हो जाएगा। लेट द डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, इसकी जो ध्रुवण की का जो घनत्व है वो P है, जिसे हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी कहते हैं, विद्युत ध्रुवण भी कहते हैं। और अगर इसको वेक्टर के रूप में लिखें तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर, पॉइंटिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन, जो ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश है, क्योंकि इसकी दिशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, इसलिए ये नेगेटिव x डायरेक्शन में है। अगेन कंसीडर ए सरफेस एलिमेंट ds that lies between angles theta and theta plus d theta as shown in the figure। अब हम क्या करते हैं, ये जो इसका सेंटर है O, उससे थीटा एंगल और थीटा प्लस डी थीटा एंगल के बीच एक सरफेस एलिमेंट लेते हैं ds, जो दायां जो हेमी स्फीयर अर्धगोला, उस पर एक रिंग के रूप में होगी। ये जो है ds, ये एक रिंग के रूप में है। हमें केवल फ्रंट फेस ही दिखाई दे रहा है इसका, लेकिन ये एक रिंग के रूप में होती है। The polarization density on the surface element ds is given by the component of the polarization normal to ds। अब ये जो ds सरफेस जो है पूरा, इस पर पोलराइजेशन डेंसिटी का मान क्या होगा, यानी इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उसके बराबर होगा पृष्ठ आवेश घनत्व। तो P इस दिशा में है, तो यहाँ जो P का घटक लेंगे हम इस डायरेक्शन में, तो वो अंदर की ओर होगी, वो होगी P कोस थीटा। लेकिन जो डेंसिटी होती है सिग्मा, उसको हम सरफेस से नॉर्मल बाहर की ओर लेते हैं, तो उसका मान हो जाएगा -P कोस थीटा अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिग्मा का मान हो जाएगा -P कोस थीटा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो यहाँ इंड्यूस चार्जेस हैं, प्रेरित आवेश या पोलराइजेशन चार्जेस, ध्रुवण आवेश, उसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी इकाई क्षेत्रफल में कितना आवेश होगा, तो वो सिग्मा इजिकल टू -P कोस थीटा होगा। अब इस सरफेस एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा, तो इस सरफेस एलिमेंट को अगर हम अलग डायग्राम में बताएंगे तो इसको हम इससे समझ सकते हैं कि इसका जो सरफेस एलिमेंट है उसका एरिया ds का मान कितना होगा, ये हम निकालना चाहते हैं। तो ये सेंटर है O, उससे थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच ये रिंग है। तो ये जो रिंग का जो अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस हो जाएगी r डी थीटा, क्योंकि ये r है तो ये हो जाएगा r साइन थीटा, r साइन थीटा। अब ये जो इसकी मोटाई है, रिंग की थिकनेस, ये r है, ये भी r है, दोनों के बीच एंगल डी थीटा है, तो ये जो थिकनेस हो जाएगी वो ये हो जाएगी r डी थीटा। तो ये जो अंदर वाला जो सर्कल है, इसका जो सरकमफरेंस होगा वो हो जाएगा 2πr साइन थीटा, और इस रिंग की मोटाई थिकनेस हो जाएगी r डी थीटा। तो जो सरफेस एरिया ds है उसका मान हो जाएगा ds इजिकल टू 2πr साइन थीटा इंटू r डी थीटा। अब इस पर चार्ज कितना होगा इस सरफेस एलिमेंट पर, thus द चार्ज ऑन द सरफेस एलिमेंट ds इज dq इजिकल टू सिग्मा ds, क्योंकि एरिया ds है और यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है, तो ये हो जाएगा सिग्मा ds। सिग्मा और ds के मान ये रख देंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द चार्ज dq ऑन सरफेस एलिमेंट ds इज गिवन बाय, यानी जो पृष्ठ अल्पांश ds है उस पर चार्ज जो dq है, उसके कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र dE इजिकल टू kq अपॉन r स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो k का मान 1/4πε0,
क्यू की जगह डी क्यू, और वहाँ से उसकी ओ की दूरी आर है तो अपॉन आर स्क्वायर। नाउ कंपोनेंट ऑफ डी ई अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लें तो वो होगा डी ई कोस थीटा, तो ये माना गया। आल्सो द कंपोनेंट ऑफ डी ई इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो वो इधर की साइड भी होगा और इधर वाले के लिए इधर की साइड भी होगा, तो वो हो जाएगा डी ई साइन थीटा, तो उसका मान ये हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, सममिति के कारण, ऑल नॉर्मल कंपोनेंट्स डी ई साइन थीटा कैंसल वन अनदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो इसी डायरेक्शन में होगा, सारे इसी डायरेक्शन में होंगे, वो तो जुड़ जाएंगे, लेकिन नॉर्मल कंपोनेंट ऊपर नीचे होगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एंड ऑल टेंजेंशियल कंपोनेंट्स एडेड अप, और सभी स्पर्शरेखी घटक जुड़ जाएंगे जो डी ई कोस थीटा है, और डी ई साइन थीटा वाले सारे घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू राइट हाफ स्फीयर विल बी, यानी दाएं अर्धगोले के कारण ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टोटल ई डैश इज इक्वल टू 0 से π/2, यानी थीटा का मान हम सारी रिंग लेंगे जो एंगल 0 से π/2 के बीच होती है, तो 0 से π/2 डी ई कोस थीटा, डी ई कोस थीटा का मान रख दिया, अब डी क्यू का मान रख दिया, कांस्टेंट को बाहर ले लिए, थीटा वाली टर्म अंदर ले ली, इसका इंटीग्रल होता है 1/t, तो ये हो गया -p/6 एप्सिलॉन नॉट। अब बाएं अर्धगोले के कारण निकालेंगे, फिर दोनों के कारण। सिंस द चार्ज ऑन द सरफेसेस ऑफ द टू हेमीस्फीयर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस, दोनों जो अर्धगोले हैं उस पर चार्ज परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू लेफ्ट हाफ स्फीयर विल आल्सो बी इक्वल टू, यानी बाएं अर्धगोले के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, -p/6 एप्सिलॉन नॉट। Thus total electric field at O due to the whole polarized sphere, संपूर्ण ध्रुवित गोले के कारण O बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र E इनसाइड इन, यानी तो हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -p/3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मैक्रोस्कोपिक फील्ड E इनसाइड द पोलराइज्ड स्फीयर, यानी ये ध्रुवित गोला है उसके अंदर स्थूल क्षेत्र होता है। इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, ये सभी जगह इसका मान समान होता है। एंड पॉइंट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, यानी जो पोलराइजेशन की दिशा है उसके विपरीत दिशा में होती है। नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब P की जो दिशा है उसकी विपरीत दिशा में EIN का मान होगा। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब डाइलेक्ट्रिक स्फीयर को हम एक सम विद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेट अस कंसीडर ए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0, यानी कोई एक पराविद्युत गोला है उसको एक सम विद्युत क्षेत्र E0 में रखते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, द डाइलेक्ट्रिक स्फीयर विल बी पोलराइज्ड यूनिफॉर्मली, जो पराविद्युत गोला है वो समान रूप से ध्रुवित हो जाएगा। से द डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन इज P, माना उसका ध्रुवण घनत्व P है, यानी उसके एक सरफेस पर तो ऋणात्मक आवेश आ जाएगा यानी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और दूसरा जो हेमी स्फीयर है अर्धगोला उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, धनात्मक आवेश प्रेरित हो जाएगा। नाउ द फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्फीयर इज द सम ऑफ द यूनिफॉर्म अप्लाइड फील्ड E0 ए फील्ड EIN जनरेटेड बाय द पोलराइज्ड स्फीयर इटसेल्फ। अब उस पोलराइज्ड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दो फैक्टर होंगे, एक तो जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया E0, और उस पोलराइज्ड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया किसके कारण, उस पर जो सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न हुआ EIN, अभी हमने इसका मान निकाला था, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0 प्लस EIN। द फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्फीयर जनरेटेड बाय द पोलराइजेशन इज गिवन बाय, तो कुल क्षेत्र कितना हो जाएगा, ध्रुवण के कारण क्षेत्र कितना हो जाएगा, EIN इज इक्वल टू -p/3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मान ऊपर रख देंगे, सो दैट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पोलराइज्ड स्फीयर, यानी ध्रुवित गोले के अंदर प्रभावी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E इज इक्वल टू E0 -p/3 एप्सिलॉन नॉट। नाउ द रिलेशन बिटवीन P
द पोलराइजेशन वेक्टर एंड ई द फील्ड एक्टिंग ऑन द डाइलेक्ट्रिक इज, पी और ई के बीच क्या रिलेशन होता है, पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 ई। तो यहाँ 4 से 3 में पी का मान रख देंगे तो ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ई वाली टर्म को इधर लाएंगे, ई कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस के माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू ई नॉट, एलसीएम लेंगे तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 3 अपॉन 2 प्लस के ई नॉट। बिकॉज के इज ग्रेटर देन 1, के का मान 1 से ज़्यादा होता है, द फैक्टर 3 अपॉन 2 प्लस के विल बी लेस देन 1, तो 3 अपॉन 2 प्लस के 1 से कम होगा, सो डेट रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज लेस देन ई नॉट, यानी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा पराविद्युत के अंदर उसका मान ई नॉट से कम होगा। एंड ऑल्सो डेट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट, और उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो ई की हो, ई नॉट की होगी। इस रिलेशन से हम देख सकते हैं जो ई नॉट की डायरेक्शन होगी वो ई की डायरेक्शन होगी। द पोलराइजेशन वेक्टर इज गिवन बाय पी का मान, अब देखें हम पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 ई का मान ऊपर से रख दें तो ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 अपॉन के प्लस 2 ई नॉट। यहाँ हम देख सकते हैं अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, पराविद्युत नहीं होता, तो के का मान क्या होता, 1 होता, तो पी का मान 0 होता, यानी कोई पोलराइजेशन नहीं होता, कोई पोलराइजेशन वेक्टर भी नहीं होता। थैंक यू।